राधे राधे साथियों। आज हम आर.एस. अग्रवाल की बी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको पीछे के जितने वीडियोस हैं वो ठीक लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और आप ठीक से पढ़ रहे होंगे। और हम लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आगे करते भी रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, बहुत अच्छा सवाल है। लिखा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, ए तथा बी। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% है तो तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। मैंने आपसे कहा था कि देखिए हम लोग बी एक्सरसाइज को हल कर रहे हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था सरल सवालों के बारे में जो चुनाव से रिलेटेड थे। लेकिन बी एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत सरल कॉन्सेप्ट से नहीं बनेंगे, तो इसके लिए आपको अलग से माइंड लगाना होगा, आपको अलग से मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, देखिए हम कहते हैं दो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए एंड बी और 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ने मत नहीं डाला, ठीक है, वोट नहीं दिए। और इनवैलिड वोट जो हुए हैं, इनवैलिड वोट हुए हैं 60। और ए को, यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, कुल सूची में दर्ज 47% ऑफ टोटल वोट्स, और वो वोट्स जो सूची में हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है, और बी को 308 मतों से पराजित करता है, इनको हरा देता है, यानी ए विंस बाई 308 वोट्स। ग्रामेटिकल एरर मत निकालना प्लीज़। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कुल मतदाता सूची में कितने लोग सम्मिलित हैं, कुल मतदाता सूची में कितने लोग सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए मतदाता सूची में, मतदाता सूची जो है उस मतदाता सूची में टोटल 100 के लोग सम्मिलित हैं, कि हमने अपनी तरफ से कोई एक कांस्टेंट मान लिया। डायरेक्ट अगर हम 100 कंसीडर करेंगे तो सवाल आगे कहीं ना कहीं थोड़ा फंसेगा, इसलिए आप 100 के मान लीजिए। अब इसमें से जो ए को मिले हैं, ए को जितने नंबर ऑफ वोटर्स थे उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया ये सवाल में नहीं है। टोटल अंकित मतदाताओं का 47% इनको मिला है, मतलब 47 के। और ये भी सही है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी जो मत पड़े हैं, जो वोट्स आए हैं वो मतलब 10% नहीं आए हैं, मतलब 90 के आए हैं। और इन 90 के वोट्स में 60 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हैं, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, वैलिड वोट्स कितने होंगे, तो वैलिड वोट्स होंगे 90 के -60, ये वैलिड होंगे। ए को कितने मिले हैं 47 के, तो बी को कितना वोट मिलेगा, टोटल वोट 90 के -60 -47 के, ये आ जाएगा 43 के -60, ये बी को वोट्स मिले। अब ये जीतता है 308 वोट से, इसका मतलब ए माइनस बी की वोट किसके बराबर होंगी, 308 के।
तो 47 के माइनस 43 के प्लस 60 इक्वल टू 308। ये आ जाएगा 4 के इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा ये 8 और ये 4 और ये 2, तो ये आ जाएगा 4 छांग 24 4 दूना 8 के बराबर 62 का टोटल हमको पूछ रहा था कि मतदाता सूची में कितने लोग हैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 62, आंसर होगा 6200। समझ में आप लोगों को शायद आ गया होगा। ये हो गया अगला सवाल। अगर आप भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप केवल YouTube के माध्यम से इसे पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप अपनी बुक साथ में रखिए, सवालों को देखते जाइए और हमारा सलूशन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% वोटर्स ने अपने वोट का यूज किया, यानी जो वोट पड़े हैं, वो कुल वोट का 75% पड़े हैं, 75% पड़े हैं। इनमें से 2% मत अवैध भी घोषित हो गए हैं, यानी जो वोट्स पड़े हैं इनमें से इनवैलिड हो गए हैं 2%। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। एक उम्मीदवार है और उस उम्मीदवार ने जो मत पाए हैं वो हैं 9261 और ये किसके बराबर हैं? वैध मतों का 75%। डन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए मतदाता सूची में कुल कितने वोटर्स हैं। नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट। नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक उम्मीदवार था जिसने 9261 वोट्स पाए थे और ये जो वोट्स थे ये वैलिड वोट्स का 75% थे, यानी मैं वैलिड वोट्स का 100% निकाल सकता हूँ। 75% इक्वल्स 9261 और 6 7 2 9 9 18, इसको 3 से काटिए, 3 3 9 0 3 8 24 और 2 बचेगा, 3 7 21। अगर आपको इसे 100% बनाना है तो 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3087 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 7 28, 4 8 32, 2 34, 4 3 12, 12348 वोट्स पड़े हैं, वैध हैं जो। अब जो वोट पड़े थे वो 75% थे और उस 75% में इनवैलिड कितने थे? 2%। यानी जो वैलिड वोट्स हैं वो 12348 हैं और वो टोटल वोट का 98% हैं, क्योंकि इनवैलिड कितने हैं? 2%। तो जितने भी वोट पड़े उनका 2% बेकार हैं, तो बचे अच्छे कितने? 98%। यानी ये वैल्यू टोटल पड़े हुए वोट का 98% है। 98% इक्वल टू 1 2 3 4 8। इसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू 7 से कट जानी चाहिए। 7 के 7 5 12, 7 7 49, 4 और 7 6 42, 2 7 4 28 कट जाएगी। इधर आएगा 14, इधर आएगा 7 1 के 7 5, 7 7 49, 4 7 6 42, 7 4 28। देखिए ज़रा, अगर ये पूरी 14 से फिनिश हो जाए, 1% इक्वल्स टू 14 1 के 14 और यहाँ पे 3 बचेगा, 14 दूना 28, 8 और 4 6 84। 100% इक्वल्स टू 12,600। यानी जो इनवैलिड वोट
को अगर शामिल कर लें तो टोटल वोट कितने पड़े थे? 12,600। ये इतने वोट पड़े हैं। इन वोट्स में कुछ ख़राब थे और जो ख़राब थे उनको हटा दिया जाए तो टोटल वोट पड़े हैं 12,348, लेकिन अगर उनको जोड़ लिया जाए तो टोटल वोट पड़े हैं 12,600। लेकिन ये 12,600 क्या वो लोग हैं जो टोटल वोटर लिस्ट में हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट में जितने भी लोग थे उनका मात्र 75% लोगों ने वोट का प्रयोग किया। यानी ये टोटल वोटर लिस्ट में कैंडिडेट्स जितने हैं उसका 75% ये वैल्यू है। देखिए, ये सवाल बी एक्सरसाइज के हैं, एक लाइन में आंसर आने वाले नहीं है। अगर किसी को भी आते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसको हम बता देंगे कि ये 75% है, 12,600। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो किसी भी केस में हमको इसको 100 बनाना है। आपको 100 बनाने का जो भी सबसे बेहतरीन मेथड हो उसे आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये है 6 2 8 1 9, 3 से कटेगा, इधर 25 बना दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा, यानी 25 ते 75। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 चौक 12, 3 दूनी 6, आगे 42, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 00, 4 दूना 8, 4 चौक 16,800। यही आपका आंसर है। इतने वोटर्स तुम्हारी टोटल वोटर लिस्ट में थे। समझ में आई बात? ये चुनाव के बहुत अच्छे सवाल हैं। मुझे एक सवाल याद नहीं आ रहा है, वो CDS का क्वेश्चन था, मुझसे बच्चों ने पूछा था, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में नहीं है। अगर आएगा तो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मान लेता हूँ मैं, ये ऐसा सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ, और 40/7 इसका आंसर आया था। 5 सही 5/7 सब लोगों को याद होगा, मेरे किसी वीडियो में पीछे है जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लीजिए उसकी जो इनकम है वो है 100। अगर खर्च करता है 75% तो आप उसका एक्सपेंस लिख सकते हो। उसका जो एक्सपेंस है वो 75 है, तो उसकी जो सेविंग होगी कितनी होगी? 25 होगी। ठीक है, अब उसकी इनकम बढ़ती है। अब जो नई इनकम है वो कितने से बढ़ रही है? उसकी जो न्यू इनकम है दैट इज इंक्रीज्ड बाई 20%, यानी उसकी नई इनकम होगी 120, और उसका जो एक्सपेंस है दैट इज इंक्रीज्ड बाई 10%। तो न्यू एक्सपेंस क्या होगा? 75 का 110% कैलकुलेट करेंगे। 25 से 75, 25 चौको 100, यह आएगा 3 गुणा 55/2, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 165/2। ये न्यू एक्सपेंस है। तो न्यू एक्सपेंस जब आ गया 165/2, इनकी नई इनकम आई, नई जो है वो आई है, उसको क्या बोलेंगे आप, नया व्यय आया है 165/2। ठीक है, तो उनसे पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, बचत आप देख लीजिए अब कितनी हो रही है। न्यू सेविंग मेरे दोस्त कितनी आएगी? 120 रुपये कमा रहा है, 165/2 वो खर्चा कर रहा है, जबकि वो खर्चा कर रहा था पहले मात्र 75 रुपये, अब ये 75 से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसकी न्यू इनकम कितनी होगी, न्यू सेविंग कितनी होगी? तो 12 दूना 24, 240 में 165 आप घटाएंगे और बटा 2। ठीक है, 10 में 5 गया 5, 10 में 5 गया 5, 13 में 6 गया 7 बटा 2, राइट। यानी पहले वो 25 बचाता था, अब वो बचा रहा है 37.5 रुपये, यानी 25 प्लस 12.5, अर्थात जितना पहले बचा रहा था उतना तो अब बचा रहा है, उसका आधा और बचा रहा है। इसका मतलब उसकी जो नई सेविंग है दैट इज इंक्रीज्ड बाई 50%,
विदाउट सॉल्विंग। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से फ्रैक्शन करके देखिए कि 25 वो पहले बचा रहा था, 25 यहाँ भी बचा रहा है, लेकिन 12.5 और है जो कि इसका 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% उसकी सेविंग इंक्रीज हो गई है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि इसके मद में उसके खर्च में कोई भी वृद्धि ना हो। ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद लगाना है। आंसर इसका आता है 9 से 1/11। 20 बार आप लगा चुके हैं, आप खुद लगाएं इसे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कर में 10% कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। कर में कमी, कर में कमी बहुत सिंपल सी बात है। अगर कर में कमी होगी तो खपत तो बढ़ेगी। वही है कि खपत में जो वृद्धि होगी वो 8% होगी और कमी है 10%। मैं आपको बता दूं कि अगर पेट्रोल में कमी हो जाए तो लोग ज़्यादा बाइक यूज करना शुरू कर देंगे। सीधी सी बात है कि कर में अगर कमी हुई है तो जो कंज्यूम रेट बढ़ जाएगा, उसका जो कंज्यूम रेट है वो बढ़ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात कीजिए। बाई यूजिंग एमएन फार्मूला, बहुत जल्दी इसे आप हल कर सकते हैं। बाई यूजिंग एमएन फार्मूला -10 + 8 -10 × 8/100, इधर आएगा -2 और ये आएगा -8/10। अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 चौको 8, 2 पंची 10, माइनस बाहर आएगा, 2 सही 4/5 आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन का मेथड यूज करिए, या इसे आप बता सकते हैं 2 + 2.8%। माइनस है इसका मतलब राजस्व में कमी होगी, माइनस है इसका मतलब राजस्व में कमी होगी। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने। देखिए ये सवाल अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस वीडियोस। आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज में जाइएगा, संभवतः पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आपको वहाँ समझ में आएगा कि कैसे हम एमएन को यूज करते हैं या कैसे हम बेसिक फार्मूलाज को यूज करते हैं। राइट, आगे देखते हैं। दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इसके मद में केवल 10% की वृद्धि हो। बहुत सुंदर सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है कि दाल का रेट 30% बढ़ गया है, लेकिन घर का अभिभावक कहता है कि दाल के लिए पहले भी हम साल में 1000 रुपये देते थे, अब इस बार 1000 ना दे करके 1100 दे देंगे, लेकिन 1100 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो क्या महिला उतनी ही दाल ला पाएगी 1100 में जितनी पहले 1000 में लाती थी जब रेट डाउन था? अब इसका उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए और वो सवाल के माध्यम से समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर के दाल पहले जो थी वो थोड़ी बढ़ गई है, महिला रुपए ज़्यादा मांग रही है, अभिभावक नहीं दे रहा है, लेकिन अभिभावक इस बात के लिए एग्री होता है कि जितने आप मांग रही हैं हम उतने नहीं देंगे, लेकिन जितने हम दे रहे थे उससे थोड़ा और बढ़ा के दे देंगे। तो महिला भी कहीं बीच में एडजस्टमेंट करेगी, पहले जितनी दाल खरीदती थी उससे थोड़ा कम खरीदेगी। इस तरह का क्वेश्चन है, देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में r/100 + -r × 100 जैसे फार्मूलाज का यूज़ नहीं कर सकते, और रटने वाले कॉन्सेप्ट से आप बहुत दूर चले जाएंगे, और जब जब आप रटेंगे गणित को तब तब आपको नहीं आएगी, जब जब आप ट्रिक्स में भागेंगे तब आपको नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको ठीक से देखते और समझते रहें। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। जो दालें हैं वो बढ़ चुकी हैं 30%, राइट। 30% दाल की कीमत में वृद्धि हुई है, और जो मद में वृद्धि है वो 10%। मद में वृद्धि का अर्थ है फाइनल इंक्रीजिंग जो है वो 10% है, इससे ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं होगी। तो कंज्यूमिंग में कितने % की कमी होगी, ये m है मान लेते हैं, n कैलकुलेट करना है और रिज़ल्ट हमको दिया है।
तो हम प्लस माइनस चिन्हों को भी नहीं रटते हैं, हम यही प्रॉफिट लॉस में भी आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, बाय यूजिंग एम एन फार्मूला 10 इक्वल टू, चूँकि वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस साइन यूज करेंगे, m प्लस n 30 प्लस n प्लस 30 इंटू एन बाई 100। ये इधर लाएंगे -20 होगा, इधर लाएंगे 130 n/100 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपका 13 n/10 आएगा, यानी -200/13 बराबर n। माइनस आया है मतलब कमी करनी पड़ेगी, माइनस आया है इसका मतलब है कंज्यूमिंग में कमी करनी पड़ेगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 13 यहाँ पे एक बार जाएगा, 20 लिखा है, 7 और 13 5 65, 5 15 सही 5/13% कमी करनी पड़ेगी उस महिला को दाल की खपत में, तब जाके ये सवाल बन पाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को परसेंटेज के सभी सवाल समझ में आए होंगे। कुछ सवाल और बचे हैं, उनमें से कुछ हम अच्छे छांट के एक क्लास और परसेंटेज की बनाएंगे, RS अग्रवाल के बी एक्सरसाइज की, फिर हम अगले किसी चैप्टर की बात करेंगे। फिलहाल आप वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपको ठीक लगते हों और आपकी पढ़ाई में ये वीडियोस मदद करते हों, आपको लगता हो कि सही ढंग से काम किया जा रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।